नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। आप सभी का ह्याम चौधरी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र गौरिया है। इस वीडियो सीरीज में हम मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास से संबंधित आने वाले क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। ये वीडियो सीरीज का दूसरा लेक्चर है, जहाँ प्रथम वीडियो में हमने भारतीय इतिहास के परिचय और पुरापाषाण काल से संबंधित आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन किया था। वहीं इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए व्याप्त स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए हम 4 प्रकार के स्रोतों का सहारा लेते हैं, जिसमें प्रथम है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, दूसरा धर्म ग्रंथ, तीसरा ऐतिहासिक ग्रंथ और चौथा विदेशियों का विवरण। अब बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य की। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के लिए हमें उपकरण, मृदभांड, कलाकृतियां, भवन, मुद्रा और अभिलेखों का अध्ययन करना पड़ता है। उपकरण की बात करते हैं तो उपकरण किसी भी काल की वैज्ञानिक प्रगति की इंगित करता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य का उपयोग किया गया। वहीं उत्तर हड़प्पा सभ्यता में तांबा धातु का प्रयोग किया गया है। वहीं वैदिक काल, जिसे सामान्यतः 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी माना जाता है, में लोहा धातु का प्रयोग किया गया। आगे बात करते हैं मृदभांड की। तो मृदभांड मिट्टी से निर्मित घड़े, गिलास आदि, कटोरा, प्याला आदि मृदभांड की श्रेणी में आते हैं। इससे हमें इनके अध्ययन से हमें उस समाज के स्तरीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वही बात करते हैं कलाकृतियों की। तो यह समकालीन समाज के मूर्त अमूर्त दोनों पक्षों का बखूबी प्रकाश डालते हैं। भवन के बारे में बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि ये लोक जीवन की घूमंती प्रवृत्ति में स्थिरता का प्रमाण है। प्रथम वीडियो में मैंने बताया था कि वो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिर जीवन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वह मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि भवन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो भवन निर्मित है वो कौन सी पद्धति पे निर्मित किए गए हैं। तो वो ग्रिड पद्धति पे निर्मित किए गए हैं, याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं मुद्रा की। तो मुद्रा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनका अध्ययन अभी करते हैं। तो प्राचीनतम कालीन सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। इन्हें साहित्य में कर्षापण भी कहा गया है। वहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से शासक हैं जिनके बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि ये सिक्के उनके हैं। तो ये यवन शासक थे। वह अरुकमेडू जो दक्षिण भारत में स्थित एक स्थल है, इससे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक बता दूँ आपको कि यहाँ पे एक रोमन बस्ती हुआ करती थी, जिससे हमें रोम और भारत के बीच में व्यापार होने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम अभिलेखों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अभिलेख क्या होते थे। तो अभिलेख एक रूप से शासन आदेश होते थे, जिन्हें चट्टानों पर काटकर या किसी पत्थरों पर लिखा जाता था। जैसे अशोक ने अपने अभिलेखों को एकाश्म पत्थरों पर लिखा था। अब बात करते हैं कि सर बोगोज कोई अभिलेख, यह 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया था, जो बहुत प्राचीन काल है। ये एशिया माइनर से प्राप्त होता है। यह हमें वैदिक युग से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। इसमें वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनमें 4 वैदिक देवताओं वरुण, इंद्र, मित्र और नास्तिक के नाम मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं बैसनगर गरुड़ स्तंभ की। तो यह यवन राजदूत हेलियोडोरस ने लिखा था। यह मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। इन्हें वहाँ स्थायी लोग खम्ब बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो सर्वप्रथम दूरबीन की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, तो ये याद रखिएगा, सोगर अभिलेख है। इसमें कहा गया है कि आपातकाल के समय हमें खाद्यान्नों को सुरक्षित रखना चाहिए। एरन अभिलेख प्रथम अभिलेख है, जिससे हमें सती प्रथा का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। यह भानुप्रप्त द्वारा लिखा गया था, जो गुप्तकालीन शासक था। वहीं सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण अभिलेख और उनसे संबंधित शासकों के बारे में लिखा गया है, जिसका अध्ययन हम करते हैं। तो हाथीगुम्बा अभिलेख, यह एक तिथि रहित अभिलेख था। इसी अभिलेख में सबसे सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम लिख दिया गया है।
इसमें कलिंग राजा खारवेल का जैन धर्म से संबंधित होने के बारे में भी बात की गई है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ये शक शासक रुद्रदामन ने लिखा था। ये संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील के निर्मित होने के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री द्वारा लिखा गया है, जिसमें इस अभिलेख से हमें सातवाहनकालीन राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्राग स्तंभलेख समुद्रगुप्त द्वारा लिखा गया है। इस अभिलेख में उन समुद्रगुप्त द्वारा आर्यव्रत और दक्षिणाव्रत की विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं ग्वालियर अभिलेख भोज प्रत्यार द्वारा लिखा गया है। मंसूर अभिलेख जो है मालवा के नरेश यशोवर्मन ने लिखा था। इसी अभिलेख में से हमें रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे प्रारंभिक परीक्षा में बिल्कुल पूछा जाएगा। ये एहोल अभिलेख की बात करते हैं तो ये पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखा गया था। इस अभिलेख में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजय हुआ था। देवपाड़ा अभिलेख जो है वो बंगाल शासक विजयसेन द्वारा लिखित है। इसमें विजयसेन के शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं धार्मिक साहित्य की। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण, स्मृति, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, महाकाव्य आदि का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले वेद की बात करते हैं। तो इसके संकलनकर्ता जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। वेद 4 हैं जो आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनका विस्तृत वर्णन हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन जब करेंगे उस समय करेंगे। यहाँ इनका नाम जानना ही काफ़ी है। और चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें संहिता कहा जाता है। ठीक है, अब ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष के अर्धांगिनी कहा गया है। याद रखिए कि इतिहास के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण हो जाता है। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या है। उपनिषद के बारे में बात करते हैं तो इसी में हमें सबसे सर्वप्रथम मोक्ष के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, या कहें कि मोक्ष के बारे में सर्वप्रथम संकल्पनाएं कहाँ हैं, तो वो उपनिषद में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारों आश्रमों का उल्लेख कौन सा उपनिषद में किया गया है, तो जाबलो उपनिषद है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए, तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। वेदांग क्या है, तो वेदांग जो है वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए लिखे गए हैं। इनकी संख्या 6 है। इनमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद आते हैं। अब बात करते हैं पुराण। तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। इनके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। वहीं वायु पुराण का संबंध जो है गुप्त युग से संबंधित है। स्मृति साहित्य की बात करते हैं तो मनुस्मृति इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, जो शुंग काल में लिखित है। वही नारद स्मृति की बारे में बात करते हैं तो ये गुप्त युग से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। जैन धर्म से संबंधित साहित्य की बात करते हैं तो यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है और प्राचीन जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता था। जैन धर्म में सबसे साहित्य में आगम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 सूत्र आते हैं। वहीं बात करते हैं बौद्ध साहित्य की, तो इसमें त्रिपिटक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनकी संख्या 3 है। इन्हें विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक महत्वपूर्ण है। विनय पिटक में जहाँ बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है, वहीं सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित हैं। वहीं अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की विवेचन है। वहीं जातक कथाएं जो है महावीर बौद्ध की पूर्व जन्म की काल्पनिक कथा है। वही बुद्ध चरितम के रचयिता महाकवि अश्वघोष है। अश्वघोष जो है कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन के राज दरबार से संबंधित हुआ करते थे। वहीं महावंश और दीपवंश ये दोनों ही श्रीलंका के महाकाव्य हैं। इन्हें सिहेली साहित्य भी कहा जाता है। मिलिंद पन्हो ये बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बुद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक वार्तालाप लिपिबद्ध है। इसमें जहाँ मिनिंडर
प्रश्न करते हैं वही नागसद उसके उत्तर देते हैं। अन्य ग्रंथों में बात करते हैं तो दिव्योदान, अंगुत्तर निकाय और ललित विस्तार बौद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। वहीं महाकाव्य दो हैं, इनमें रामायण और महाभारत है। जहाँ रामायण की रचना महाकवि वाल्मीकि ने की थी, वहीं महाभारत की रचना मुनि व्यास ने की थी। महाभारत को ही जैव संहिता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं धर्मेतर साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य। तो यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण पुस्तकों का वर्णन किया हुआ है, जिससे पूरी संभावना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अष्टाध्यायी, इसकी रचना पाणिनि ने की थी। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। वहीं महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। यह अष्टाध्यायी पर ही एक टीका थी। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के राजकवि हुआ करते थे। इस ग्रंथ से हमें शुंग काल के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। मुद्रा राक्षस से संबंधित एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन या वृक्षल कहा गया है, तो वह मुद्रा राक्षस की बुक ही है। वहीं कथा सरित्सर की बात करते हैं तो ये सोमदेव द्वारा लिखित है। ये इससे गुप्त युगीन समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। वही बृहद कथा मंजरी जो है वो सेमेंद्र द्वारा लिखी हुई है। इसमें भी हमें गुप्त युग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखा गया है। यह एक राजनीति शास्त्र में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। अब बात करते हैं इंडिका की। तो यह मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया है। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया था। चरक संहिता ये चरक द्वारा लिखित है। चरक भी कुषाण शासक कनिष्क के राज दरबार से संबंधित थे। इसमें रोगनाशक औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा लिखित है, जो कनिष्क के राज दरबार से ही संबंधित है। इसमें बुद्ध के संघर्ष के बारे में वर्णन किया गया है। रघुवंशम, वहीं कालिदास की कृतियों के बारे में बात करते हैं तो इसमें रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शंकुतलम महत्वपूर्ण है। इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो मेघदूत, ऋतु संहार आदि महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दस कुमार चरित्र जो है दंडी द्वारा लिखित है। इससे भी हमें गुप्त युग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्र खगोलीय विज्ञान पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर ने लिखित है। यह यूनानी विद्या से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वहीं बात करते हैं बृहद संहिता की। तो ये संसद में रचित एक विश्वकोश है। मृच्छकटिकम शुद्रक द्वारा लिखा था, जिसमें भी गुप्तकालीन समाज का वर्णन किया गया है। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखा एक प्रशस्ति काव्य है। इसमें हमें हर्षवर्धन के काल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। वहीं विक्रमादेव चरित की रचना विल्हण ने की थी। इसमें हमें कल्याणी के परवर्ती चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई द्वारा की गई है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। वहीं प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतंग ने लिखा था। इसमें गुजरात के शासकों का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी की रचना कल्हण द्वारा की गई है। इसमें कश्मीर के राजवंश की विस्तृत जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं हम विदेशी यात्रियों के विवरण की। तो इन्हें हम 4 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। इसमें ग्रीक और रोमन स्रोत, चीनी स्रोत, अरबी स्रोत और तिब्बती स्रोत महत्वपूर्ण है। अब हम सबसे पहले ग्रीक और रोमन स्रोतों का अध्ययन करते हैं। तो टेसियस प्रथम लेखक था जिसने भारत का वर्णन किया है। यह एक ईरानी राजगद्य था। इसका वर्णन जो है आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होता है, इस कारण इसे अविश्वसनीय माना जाता है। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, इन्होंने हिस्टोरी का बुक लिखी थी। इन्होंने 5वीं
5वीं शताब्दी के भारत और भारत संबंधों का वर्णन किए हैं। वहीं सिकंदर के साथ 3 लेखक आए थे, नियार्कस, ओनेसिक्रिटस और ओरेस्टिबुलस। इनका विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं माना जाता है। वहीं बात करते हैं मेगास्थनीज की, तो इन्होंने इंडिका बुक लिखी थी और जिसका वर्णन हम विस्तृत पहले कर चुके हैं। डायमेकर्स, यह सिरियानरस एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजकाल में भारत आया था। वहीं डायनोसियस जो है मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के काल में भारत आया था। भारत का भूगोल की रचना टॉलमी ने की है। इसमें हमें दूसरी शताब्दी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। इसमें प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी ऐसी कृति है जिसका लेखक अज्ञात है। इस कृति से हमें भारतीय बंदरगाहों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बात करते हैं चीनी लेखकों की, तो फाहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसकी रचना को फूको की कहा जाता है। इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का विस्तृत वर्णन क्या किया है। इसने मालवा की मौसम को सबसे अनुकूल माना था। बात करते हैं संयुगन की, तो 518 ईस्वी में भारत आया था। वेनसांग, जिसे यातियों को राजकुमार कहा जाता है, हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। ये 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए रवाना होते हैं और 15 वर्ष यहाँ पर ठहर कर 645 ईस्वी में चीन वापस लौट जाते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है सियुकी। वहीं इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। बात करते हैं अरबी लेखक की, तो अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत जो हमें प्राप्त होता है वो चचनामा नामक पुस्तक से प्राप्त होता है, जिसके लेखक थे अली अहमद। वहीं अल बरूनी ने किताबुल हिंद या तारीख हिंद भी कहा जाता है की रचना की थी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। वहीं इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में इन्हें अपने दूत के रूप में चीन भी भेजा गया मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। वहीं तिब्बती लेखक में तारानाथ का नाम महत्वपूर्ण है, जिन्हें कंग्यूर और तंग्यूर नामक पुस्तकों की रचना की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।